हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द बार टॉप यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सोनू कुमार। तो आज हम बात करने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। लास्ट हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज जो हमारे पास रहेगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेम्ब्रेनल जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म होता है उसके ऊपर है, वो हम बात करेंगे। तो हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि हमारे पास क्या देखने को मिलेगा आज, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म किस प्रकार की होती है, किन किन चीज़ों के द्वारा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म की जाती है, उन सभी के ऊपर है वो हमारी बातें हैं, वो यहाँ पर रहेगी कि मेम्ब्रेन में कौन से मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट किस मेथड से होंगे। जैसे अगर मैं कहूँ तो अगर स्मॉल साइज़ का मॉलिक्यूल है वो कौन से मेथड से होगा, कौन से मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने में हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एनर्जी यूज होगी, उन सभी मैकेनिज़म्स के ऊपर है वो हम बात करेंगे कि मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए मॉलिक्यूल कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। हमने लिखा भी था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिव परमेबल होती है, तो किस किस मॉलिक्यूल को वो ट्रांसफ़र होने देगी, कौन से मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र नहीं होने देगी, उसके लिए हमें किसकी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, उन सभी मॉलिक्यूल्स के ऊपर है वो हम बात करेंगे। सबसे पहले सिंपल सी चीज़ों में समझ लेते हैं कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होता है वो हमारे पास एक तो स्मॉल मॉलिक्यूल के रूप में हो सकता है और एक आपका लार्ज मॉलिक्यूल के रूप में हो सकता है। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि हमारे पास वो मॉलिक्यूल जिनका साइज होता है वो स्मॉल आयन्स होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि वो हमारे पास किस रूप में रहते हैं, मॉलिक्यूल के रूप में होंगे। और दूसरा मॉलिक्यूल वो जो हमारे पास लार्ज साइज़ का हो सकता है, या उसको मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, वो यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। मैक्रो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट है वो हमें करना है। जैसे अगर मैक्रो मॉलिक्यूल की बात करूं तो यहीं पर मैं थोड़े से बात बता देता हूं कि मैक्रो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट ज़्यादातर वायरस के अंदर पाया जाता है और ज़्यादातर हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर देखने को है वो यहाँ पर मिलता है, और बाकी चीज़ों में हमें ये चीज़ें कम देखने को मिलती है। लेकिन स्मॉल साइज़ के मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है, यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल आयंस, इनका सभी का ट्रांसपोर्ट हमें करना है। तो वो हमारे पास नॉर्मली मुख्य रूप से दो प्रकार से हमें देखने को मिलेगा। कौन कौन से होंगे? एक होगा जिसमें कोई भी एनर्जी है वो हमारे पास यहाँ पर यूज नहीं की जाएगी, जिसे हम कहते हैं यहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्ट। और वह मॉलिक्यूल जिसमें एनर्जी यूज की जाएगी उसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म के नाम से है वो यहाँ पर जानते हैं। एक हो गया हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म और दूसरा हमारे पास कौन सा हो गया आपका, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म यहाँ पर की जाएगी उसके बारे में बात करूँ तो यानी कहूँ तो टोटल एनर्जी का यूज नहीं होगा, और एनर्जी का यूज नहीं होता है तो इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट को हम दो प्रकार से ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट आता है आपका वो है हमारे पास यहाँ पर डिफ्यूजन प्रकार का ट्रांसपोर्ट, और दूसरा आपके पास जो ट्रांसपोर्ट होता है उसे हम कहते हैं यहाँ पर फैसिलेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म, यानी फैसिलेटेड डिफ्यूजन है वो हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। एक होगा हमारे पास डिफ्यूजन, इसी डिफ्यूजन के अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ऑस्मोसिस मैकेनिज़्म के द्वारा है, वो भी हमें ट्रांसपोर्ट को हम साथ में ही पढ़ लेंगे। और दूसरा होता है आपके पास फैसिलेटेड डिफ्यूजन। अब क्या होता है, किस तरह से मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करेंगे वो हम आगे की तरफ समझेंगे, लेकिन यहाँ पर एक आउटर ड्रॉ चार्ट बना लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी रहे। अब साथ साथ में समझना कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन्स होता है वो भी हमारे पास दो प्रकार का हमें देखने को मिलता है। एक वो फैसिलिटेड डिफ्यूजन जिसमें हमें किसी प्रकार की प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है वो कहते हैं। तो हमारे पास आ गया ट्रांसपोर्टर के द्वारा हो सकता है, या फिर मैं दूसरे मैकेनिज़्म में कहूँ तो हमारे पास एक आयन को ट्रांसफ़र करने के लिए चैनल्स की ज़रूरत होती है, चैनल मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार के मैकेनिज़्म को हम कह सकते हैं कौन सा ट्रांसपोर्ट है, हमारा आयन चैनल है वो हमारे पास प्रेजेंट है। लेकिन इसी के साथ साथ आपके पास दूसरा होता है, ये सारा जितना भी ट्रांसपोर्ट है, चाहे डिफ्यूजन हो यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाना हो, चाहे हमें हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाना हो, लेकिन मॉलिक्यूल के लिए हमें किसी न किसी प्रकार के चैनल की ज़रूरत पड़ती है, या फिर कहूँ तो कोई प्रकार की प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हमारे पास कहलाएगा फैसिलिटेड डिफ्यूजन। इन दोनों प्रोसेस में हमारे पास एनर्जी है वो यूज नहीं होगी। लेकिन अगला आ गया होता है हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ध्यान रखना ये भी दो प्रकार का होता है। पहले वाले में हमें ये देखना है कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म होगी, और दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसमें हमारे पास कैसा होगा आपका, दूसरा है वो
को ट्रांसपोर्ट के रूप में हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी को ट्रांसपोर्ट को मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास इसको दूसरे नाम से भी जान सकते हैं। इसका दूसरा नाम हम लेते हैं यहाँ पर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये कौन सा हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो। यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में वो जिसमें एनर्जी यूज होती है। एनर्जी किस केस में, एक तो प्राइमरी के अंदर हो सकती है, यानी एक जो अपने लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में किसी मॉलिक्यूल को भेजेंगे तो वहाँ पर हमें एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। जैसे नीचे से कोई चीज़ ऊपर भेजते हैं तो एनर्जी यूज की जाती है, उसी तरीके से इसमें मॉलिक्यूल को होगा लो कॉन्सेंट्रेशन से कोई मॉलिक्यूल हाई कॉन्सेंट्रेशन में जाएंगे तो आपका क्या यूज करेंगे, यहाँ पर एनर्जी को यूज करेंगे। दूसरा मैकेनिज्म है को ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट का मतलब हो गया कि एक मॉलिक्यूल अपना हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में आएगा, दूसरा अपना कहाँ होगा, लो कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ जाएगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन में। तो जो मॉलिक्यूल हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में आ रहा है वो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। और जैसे ही वो एनर्जी रिलीज होगी तो जो मॉलिक्यूल लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा है वो उस एनर्जी को यूज कर लेगा और क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म हो जाएगी। तो इस चीज़ में को ट्रांसपोर्ट या सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास अपने खुद से एनर्जी नहीं देनी पड़ती, बल्कि वो मॉलिक्यूल का एक दूसरे से कॉन्सेंट्रेशन में वेरिएशन की वजह से साथ साथ में ट्रांसपोर्ट की वजह से क्या हो जाता है, आपका ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म हो जाती है। तो इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। और जब को ट्रांसपोर्ट होता है तो वो हमारे पास दो टाइप का देखने को मिलता है। दो टाइप का कैसा होगा कि एक मॉलिक्यूल अंदर आएगा तो दूसरा मॉलिक्यूल बाहर जा सकता है, मतलब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, एक यहाँ दूसरा अंदर की तरफ आएगा तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट मिलेगी। तो इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट को हम किस नाम से जानते हैं, सिम्पोर्ट। दोनों की अपोजिट डायरेक्शन होगी तो एंटीपोर्ट। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, चाहे अंदर आ रहा है चाहे दोनों बाहर जा रहे हैं, दोनों मॉलिक्यूल साथ साथ में आ रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, तो उसे हम कहते हैं सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट। यानी कहूँ तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे पास दो प्रकार का हो सकता है, एंटीपोर्ट और एक दूसरा हो गया हमारे पास कौन सा, सिम्पोर्ट प्रकार का, यानी सेम डायरेक्शन और अलग अलग डायरेक्शन। लेकिन प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास क्या होगा, वो यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्ट के रूप में हमें जानेगा। मतलब इसकी डायरेक्शन या तो बाहर की रहेगी या एक ही रहेगी, मतलब डायरेक्शन क्या रहेगी, एक ही रहेगी, एक ही मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका यूनिपोर्टर ट्रांसपोर्ट कहलाएगा ट्रांसपोर्ट। इसके बाद में हम पढ़ें तो हमारे पास आता है लार्ज मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट किस बिहेव पर होगा, किस तरह का होगा, तो वो हमें पढ़ना है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर हम बात करें तो लार्ज मॉलिक्यूल का जो ट्रांसपोर्ट होता है, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं ये देखते हैं, ये ट्राई करते हैं, हाँ ये दे जाएगा। तो लार्ज मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है वो हमारे पास एक मेथड होता है आपका एंडोसाइटोसिस मेथड से हो सकता है, और दूसरा हो सकता है आपका एक्सोसाइटोसिस। मतलब कहने का मतलब है कि कोई मॉलिक्यूल का अंदर की तरफ लेना एक्सोसाइटोसिस, कोई मॉलिक्यूल अंदर की तरफ लेना एंडोसाइटोसिस, बाहर की तरफ रन करना उस मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे, एक्सोसाइटोसिस कहेंगे। जब अंदर की तरफ मॉलिक्यूल को करेंगे तो हमारे पास दो मैकेनिज्म होती है अंदर की तरफ करने की। पहला तो हमारे पास हो गया, कोई भी ठोस पार्टिकल होंगे तो उसको बोलेंगे फैगोसाइटोसिस, और जब कोई मॉलिक्यूल लिक्विड में होगा तो उस प्रकार के लिक्विड को हम बोलेंगे कौन सा, हमारे पास पिनोसाइटोसिस। यानी फैगोसाइटोसिस के रूप में हो सकता है पिनोसाइटोसिस। अगर मॉलिक्यूल का साइज लार्ज मॉलिक्यूल का साइज है और वो एक मटेरियल ठोस मटेरियल के रूप में सॉलिड प्रकार का है तो फैगो होगा, और अगर लिक्विड प्रकार का है तो वो कैसा होगा, पिनो। मतलब लिया कैसे जाएगा, अंदर की तरफ लिया जाएगा। और एक्सोसाइटोसिस में मॉलिक्यूल को क्या किया जाएगा, बाहर की तरफ निकाला जाएगा। कॉन्स्टिट्यूटिव निकाल सकते हैं, रेगुलेटेड के प्रकार के निकाल सकते हैं, यानी लगातार मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट बाहर की तरफ हो सकता है, या फिर किसी मैकेनिज्म के थ्रू रेगुलेट करके है वो हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ट्रांसपोर्ट हम किस प्रकार से कर सकते हैं, कैसा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है वो हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, उन सभी के ऊपर है वो हमने बात की है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी बातें स्मॉल मॉलिक्यूल के ऊपर कि किस तरह का ट्रांसपोर्ट है वो हमारे पास होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे पहला मेथड है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। उम्मीद है बातें समझ में आ रही होगी। पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के ऊपर है वो हमें बात करनी है कि किस तरह का होगा। तो ध्यान रखना, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होती है आपके पास, ये क्या होती है आपके पास, ये हमेशा ही जो ट्रांसपोर्ट होगा, ये आपका हमेशा ही जो ट्रांसपोर्ट होगा वो कैसे होगा, आपका
अलोन ग्रेडियंट होगा, मतलब कि ग्रेडियंट के साथ में ये मॉलिक्यूल है वो आपका ट्रांसपोर्ट होगा। मतलब कहूँ अलोन ग्रेडियंट का मतलब एक मैकेनिज्म हो गई आपके पास कि यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिकल जो आपका ग्रेडियंट है वो हो सकता है, या फिर हमारे पास जो केमिकल का ग्रेडियंट है आपके पास वो यहाँ पर हो सकता है। तो इस इलेक्ट्रिकल और केमिकल ग्रेडियंट का यूज करते हुए वो एक हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल को जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ इस पूरे मैकेनिज्म, जैसे मैं कहूँ कि इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट हो सकता है, केमिकल ग्रेडियंट हो सकता है, उन दोनों के साथ, तो इन दोनों को मैं एक नाम ले सकता हूँ जिसको नाम मैं कह सकता हूँ आपका इलेक्ट्रो केमिकल ग्रेडियंट। दोनों को मैं एक ही नाम से जान सकता हूँ जिसका नाम हमने रख दिया इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। जो क्या करेगा इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट आपका, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि जहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुई, जहाँ कम हुई, वहाँ पर मॉलिक्यूल का किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। अब इसके साथ साथ एक मैकेनिज्म और नाम होता है, वो यहाँ पर ध्यान रखना कि जो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट आपकी मैकेनिज्म होती है वो आपके पास यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, यानी एनर्जी का नो एनर्जी यूज, यहाँ पर एनर्जी यूज नहीं की जाएगी, बट क्या की जाएगी, यहाँ से आपकी एनर्जी को रिलीज़ किया जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पर क्या किया जाएगा, आपका एनर्जी है वो रिलीज्ड होगी, एनर्जी बाहर की तरफ आपकी यहाँ पर मॉलिक्यूल की निकलेगी, चाहे वो कितनी भी निकले, कुछ कैलोवाट में कैलोरी में निकले, चाहे कैसी भी एनर्जी निकले, पर लेकिन एनर्जी रिलीज होगी। अपने साथ एनर्जी का यूज ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में नहीं होगा। जब एनर्जी का यूज नहीं होगा और इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक या केमिकल एनर्जी ग्रेडियंट की एनर्जी को रिलीज किया जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या कह सकता हूँ, तो ये हमारे पास कैसी होगी आपकी रिएक्शन, वो थर्मोडायनेमिकली कैसी होती है आपके पास, यहाँ पर फेवरेबल रिएक्शन होती है, यानी फेवरेबल डायरेक्शन के अंदर ये एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। यानी थर्मोडायनेमिकली क्या होगी, ये आपकी प्रोसेस है वो थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल होगी, थर्मोडायनेमिकली के आधार पर चलेगी, उसको सपोर्ट करने वाली होगी, अपने आप चलने वाली एनर्जी होगी। और जब थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल एनर्जी होती है तो आपने कभी पढ़ा होगा इसको, डेल्टा जी इज इक्वल टू हमेशा ही कितना आता है, जब थर्मोडायनेमिकली रिएक्शन चलती है तो नेगेटिव हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि बिना किसी मेम्ब्रेन का यूज किए, बिना किसी एनर्जी का यूज किए, मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए अपने इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट और केमिकल ग्रेडियंट के थ्रू क्या कर जाता है, एनर्जी को रिलीज किए बिना, केमिकल एनर्जी को रिलीज करते हुए यूज किए बिना मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ पर होता है, जो थर्मोडायनेमिकली क्या होता है, फेवरेबल होता है। इस पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से हमारे पास कौन कौन से मॉलिक्यूल होंगे, तो ध्यान रखना जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें टेल भाग बना होता है आपका, जो हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, जल विरोधी नेचर के होते हैं, जल से दूर जाने वाले होते हैं, वो हमारे पास मॉलिक्यूल हो सकते हैं। या फिर यहाँ पर हमारे पास कोई भी स्मॉल प्रकार के पोलर मॉलिक्यूल हैं वो हो सकते हैं। तो स्मॉल प्रकार के पोलर मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं किस मेथड के थ्रू, आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू। कभी कभी लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं वो भी हमारे पास ट्रांसफ़र होते हैं। फिर साथ साथ में ये कह सकता हूँ कि इसमें चार्ज्ड मॉलिक्यूल होते हैं वो भी ट्रांसफर्ड होते हैं, चार्ज मॉलिक्यूल कह सकता हूँ। यहाँ पर मैं आयन को भी लिख सकता हूँ कि चार्ज आयन होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं इस बात के साथ कह सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल होंगे ये तो आपके पास जो डिफ्यूजन प्रोसेस होती है उस डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ट्रांसपोर्ट होगा, और ये होता है वो आपके पास किसके ट्रांसपोर्ट होगा, यहाँ पर फैसिलेटेड डिफ्यूजन मेथड के द्वारा है वो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होगा। यानी कभी कभी मॉलिक्यूल फैसिलेटेड डिफ्यूजन मेथड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होगा और कभी कभी डिफ्यूजन में कौन सा, जो नॉन पोलर नेचर का है, जो स्मॉल पोलर नेचर का होता है वो मॉलिक्यूल। लेकिन फैसिलेटेड डिफ्यूजन में लार्ज मॉलिक्यूल और चार्ज मॉलिक्यूल हैं वो क्या करेंगे, आपके यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करेंगे।
तो सबसे पहले इन्हीं चीज़ों के अंदर हम बढ़ते हैं, अपना स्मॉल मॉलिक्यूल का जो साइज होता है या स्मॉल डिफ्यूजन मेथड आता है उसके ऊपर बात करते हैं कि डिफ्यूजन मेथड में हमारे पास कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं वो आपके यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होते हैं, उन्हीं के बारे में देखते हैं। सबसे पहले डिफ्यूजन के बारे में बात करें तो डिफ्यूजन में ध्यान रखना कि हमारे पास डिफ्यूजन के आधार पर कौन कौन से मॉलिक्यूल होंगे। तो ध्यान रखना डिफ्यूजन में सबसे ईजिली जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कौन से मॉलिक्यूल का होता है, आपका गैस मॉलिक्यूल का होता है। गैस मॉलिक्यूल आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या होती है, ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है। जैसे गैस मॉलिक्यूल के अंदर बात करूँ तो हमारे पास ऑक्सीजन हो सकता है, जैसे हमारे पास CO2 हो सकता है, जैसे हमारे पास नाइट्रोजन हो सकता है, जैसे हमारे पास ब्यूटोन है वो हो सकता है। ये जितने भी होते हैं O2, CO2, नाइट्रोजन, ब्यूटेन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, गैसेस के अंदर आते हैं। और गैसेस के लिए मॉलिक्यूल है वो किसी भी प्रकार को कहीं पर भी बैरियर नहीं करता प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सीधा का सीधा क्या हो जाता है, आपका ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो ध्यान रखना गैसेस मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट सीधा डिफ्यूजन मेथड के द्वारा होगा, लेकिन ध्यान रखना कि डिफ्यूजन मेथड की जो रेट होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है, स्लो प्रोसेस, यानी कि डिफ्यूजन की जो रेट है वो हमारे पास, या डिफ्यूजन इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस होती है। और स्लो प्रोसेस कितनी स्लो प्रोसेस होती है तो ध्यान रखना 0 से लेकर 10⁻² पर सेकंड, यानी कि कहूँ तो 1 सेकंड के अंदर आपका एक मॉलिक्यूल से लेकर लगभग 100 मॉलिक्यूल होते हैं वही ट्रांसपोर्ट होते हैं, और इससे ज़्यादा नहीं देखने को मिलता। मतलब डिफ्यूजन की प्रोसेस में 1 सेकंड का टाइम ले लीजिए, 1 सेकंड में एक मॉलिक्यूल से लेकर आपका 100 मॉलिक्यूल ही ट्रांसपोर्ट होंगे। जैसे मान लीजिए 70 मॉलिक्यूल हो गए, 60 मॉलिक्यूल हो गए, 90 हो गए, 99 हो गए, 79 हो गए, इतने मॉलिक्यूल 1 सेकंड में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। इससे 100 से ज़्यादा मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं। लेकिन ध्यान रखना सिंपल प्रकार के डिफ्यूजन के अंदर सबसे पहले गैसेज मॉलिक्यूल है, वो चाहे कोई सी भी हो, ऑक्सीजन हो, CO2 हो, नाइट्रोजन हो, ब्यूटेन हो, या फिर और भी हमारे पास बहुत सारी गैसेज होती है, चाहे नाइट्रोजन की हो चाहे कार्बन की हो। गैसेज मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, गैसेज जितनी भी होगी उनका ट्रांसपोर्ट आसानी से होगा। और सबसे ज़्यादा जो इनकी रेट की बात करूं, अगर इनका चार्ट बनाएं तो सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपोर्ट होता है वो गैस मॉलिक्यूल का होता है। गैस के बाद में हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, उसका ट्रांसपोर्ट होगा। फिर हमारे पास सबसे कम होता है वो मान लीजिए स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट होता है। फिर उससे कम हमारे पास लार्ज पोलर मॉलिक्यूल है, उनका ट्रांसपोर्ट होता है। फिर आपके पास मान लीजिए चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, उनका ट्रांसपोर्ट होता है, चार्ज आयन की बात कर रहा हूँ। और लास्ट के अंदर हमारे पास है चार्ज मॉलिक्यूल या आयन्स, या यहाँ पर लिखता हूँ मॉलिक्यूल। इन सभी का ट्रांसपोर्ट है वो किससे होता है, डिफ्यूजन। सबसे ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल का और सबसे कम होता है वो चार्ज्ड आयन का डिफ्यूजन मेथड के द्वारा क्या होता है, आपका ट्रांसपोर्ट होता है। ये कुछ बातें हैं वो हमने देखी किसके ऊपर, डिफ्यूजन के ऊपर। अब इसी के साथ साथ इसमें एक दूसरा टॉपिक और होता है, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, जिसका नाम होता है हमारे पास यहाँ पर ऑस्मोसिस। यानी कि ये भी मेथड है, वो भी हमारे पास क्या होता है, कोई भी किसी भी प्रकार के ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़म्स के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपका मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट है वो हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन ध्यान रखना इस ऑस्मोसिस के अंदर आपका क्या होता है, यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो यूज होगी। और साथ साथ में ये कह सकता हूँ कि ये मॉलिक्यूल हाई कॉन्सेंट्रेशन से आपका लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल को भी ट्रांसफ़र करता है, और साथ साथ में लो कॉन्सेंट्रेशन से भी आपका कहाँ पर जाएगा, यहाँ से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रांसफ़र करेगा। लेकिन इन दोनों का अब ध्यान यही रखना है कि हम किसके लिए ले रहे हैं, हम सॉल्वेंट के लिए ले रहे हैं या फिर मैं कहूँ तो सोल्यूट के लिए ले रहे हैं। आपने कभी देखा होगा कि एक होता है हमारे पास सॉल्वेंट, दूसरा हमारे पास होता है आपके पास यहाँ पर सोल्यूट, और ये दोनों मिलकर आपके पास बनता है क्या, सॉल्यूशन की मैकेनिज़्म। जो सॉल्वेंट होता है वो उसको आप यूनिवर्सली
कहते हो वो हम ले सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल, और जो सोल्यूट होता है उसको आप NaCl भी ले सकते हो, या फिर यहाँ पर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो ले सकते हो, या फिर अदर प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च हो गई वो आप यहाँ पर ले सकते हो। यानी जो घुलने वाला मॉलिक्यूल होता है वो तो होता है सोल्यूट, और जो घुलनशील होता है या घुलता है सोल्यूट को वो होता है आपके पास सोलवेंट। और जब सोलवेंट में आपका सोल्यूट घुल जाता है तो इस प्रकार के मेथड को हम किस नाम से जानते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने दो वर्ड लिखे हैं यहाँ पर, एक लिखा है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा लिखा है लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन। इनको मैं डिराइव करूँ अब, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझना आप कि डिराइव करने से पहले एक चीज़ कि सोल्यूट के लिए हम किसको यूज कर रहे हैं, सोलवेंट के लिए हम किसको यूज़ कर रहे हैं। तो मैं हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सोलवेंट का बोल रहा हूँ, मतलब किसका बोल रहा हूँ, वाटर के लिए बोल रहा हूँ। अगर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज करते हुए अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रांसफ़र होता है तो इस प्रकार के मैकेनिज्म को कहा जाता है ओस्मोसिस। याद हो गया। लेकिन अगर मैं सोल्यूट के लिए कोई लाइन बोलना चाहूँ, मतलब घुलनशील, जैसे मान लीजिए मैं नमक के लिए लाइन बोलना चाहूँ, तो मैं ये कहूँगा कि NaCl सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज करते हुए लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में आपका क्या होता है, मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसफ़र होता है। ये इस प्रकार के मेथड को कहते हैं ऑस्मोसिस। ध्यान रखना, दो डेफिनेशन बताई, अलग अलग बताइए। अगर कहीं पर वाटर का ट्रांसफर हो रहा है तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में हो रहा है ऑस्मोसिस के अंदर। अगर किसी सोल्यूट का हो रहा है ऑस्मोसिस के थ्रू तो ध्यान रखना लो कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ होगा, आपका हाई कॉन्सेंट्रेशन के अंदर ट्रांसपोर्ट है, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। आई बात समझ में। तो ये ट्रांसपोर्ट क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस। पीछे हमने देखा डिफ्यूजन मेथड के अंदर, डिफ्यूजन मेथड के अंदर क्या होता है आपका, यहाँ पर बात करें तो डिफ्यूजन मेथड के अंदर नॉर्मल है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से कोई मॉलिक्यूल आपका लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है तो वो मेथड क्या कहलाता है आपका, डिफ्यूजन के नाम से। तो यहाँ पर ध्यान रखना, हाई कॉन्सेंट्रेशन से कोई भी मॉलिक्यूल किस तरफ जाएगा, आपका लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा, तो वो मेथड आपका क्या होगा, यहाँ पर डिफ्यूजन मेथड कहलाएगा। तो अभी तक हमने डिफ्यूजन को देख लिया और डिफ्यूजन के साथ साथ कुछ बातें हैं वो ऑस्मोसिस की भी यहाँ पर कंप्लीट की है। अब एक चीज़ और आती है यहाँ पर, वो थोड़ा सा और नोट कीजिएगा कि इसी के आधार पर हमने अगर कहीं पर मान लीजिए सोल्यूट की ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो, कहीं पर भी हमारे पास सोलवेंट की ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है, अगर ध्यान रखना सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है इसका मतलब सोलवेंट की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास कम मिलती है। कई बार सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, सोलवेंट की हमारे पास ज़्यादा मिलती है। तो ध्यान रखना, जिस जगह पर सोल्यूट मतलब घुलनशील पदार्थ जैसे नमक हुआ वो ज़्यादा है तो इस प्रकार का बनने वाला जो हमारे पास मटेरियल होगा वो कैसा होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यानी सॉल्यूशन कैसा होगा, हाइपरटोनिक। लेकिन जहाँ पर सोल्यूट ज़्यादा और वाटर की लेवल ज़्यादा होता है, सोल्यूट कम होता है वाटर का लेवल ज़्यादा होता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, वो कहलाता है। तो ध्यान रखना, अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं एक सेल की बात करूँ कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर हम बीकर लिया है और इस बीकर के अंदर मैं ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए इस बीकर में मेरे पास वाटर है, पहले वाले कॉन्सेंट इसको मानो 1 नंबर को और 2 नंबर 1 नंबर को मानो, तो वाटर मान लीजिए मेरे पास है टोटल 40% वाटर है, और इसके साथ साथ मैं ले लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर सोल्यूट है वो मान लीजिए 60% है। इसी तरह से हमारे पास ये दूसरी सेल है जिसमें मैं वाटर को मानता हूँ मेरे पास 60% और मैं जो सोल्यूट है उसको मैं मानता हूँ आपके पास यहाँ पर कितना 40%, दोनों को अपोजिट मैंने कर दिया। तो ध्यान रखना कि वाटर ज़्यादा है, घुलनशील वाला पदार्थ कम है, तो वाटर ज़्यादा घुलनशील वाला पदार्थ ये आपके पास कौन सा हो गया, हाइपोटोनिक हो गया। और यहाँ पर आपके पास कौन सा है, ये हाइपरटोनिक है। ध्यान रखना यहाँ पर कौन सा है, हाइपरटोनिक है। और जब मैं इस हाइपोटोनिक वाले सॉल्यूशन को, ध्यान रखना, इस जो हाइपरटोनिक आपको कहा है, इस हाइपरटोनिक वाले सॉल्यूशन को इसके अंदर रखता हूँ,
हाइपोटोनिक वाले को किसके अंदर रखा, हाइपरटोनिक वाले में सॉल्यूशन में रखा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा वो देखना मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि अब देखना कि वाटर मॉलिक्यूल कहाँ है। वाटर के लिए पढ़ूँ तो वाटर कहाँ ज़्यादा, अंदर ज़्यादा, तो ये बाहर की तरफ वाटर आएगा, मतलब ट्रांसपोर्ट कैसा हो गया आपके पास वाटर का। तो ध्यान रखना यहाँ पर वाटर के लिए आपके पास जो ट्रांसपोर्ट देखने को मिला वो हाइपो टू कहाँ पर मिला है, हाइपर की तरफ मिला है। ठीक है, अगर मैं सोल्यूट के लिए बात करूं तब हमारे पास क्या होगा आपका, ये सोल्यूट मैकेनिज्म है वो हाइपर टू कहाँ हो रहा है आपका, हाइपो की तरफ हो रहा है। ये दोनों मेथड है वो हमारे पास देखने को मिलते हैं कि जिसमें सोल्यूट ज़्यादा वो आपके पास हाइपर, यानी जिसके अंदर अंदर ज़्यादा वो हाइपर हुआ रहता है, और जिसके पास कुछ नहीं कम मात्रा में वो कैसा होता है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। और जिसमें कॉन्सेंट्रेशन आपकी एकदम ये भी बराबर और ये भी बराबर होती है तो उसको हम कहते हैं कौन सा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के नाम से यहाँ पर जानते हैं। उम्मीद है यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। हाइपो टू हाइपर क्यों होता है, क्योंकि हाइपो के अंदर वाटर का लेवल ज़्यादा और हाइपर में वाटर का लेवल कम होता है, इस वजह से हाइपोटोनिक टू हाइपर मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र होते हैं। तो मैं ऑस्मोसिस की एक डेफिनेशन और भी मिला देता हूँ कि कोई भी मॉलिक्यूल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से कहाँ जाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ जाता है, तो इसको भी हम किस नाम से जानते हैं, आपका ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। उम्मीद है मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई होगी कि ऑस्मोसिस कैसे होता है, डिफ्यूजन किस प्रकार के मेथड से होता है, इन चीज़ों के ऊपर आपने देखा होगा। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं हम पैसिव ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटेड डिफ्यूजन लेकर आपसे बुधवार को। थैंक यू।